Hello everyone, welcome to our daily current affair program exclusive initiative by निर्णय IAS। मैं हूँ प्राची चौधरी, आपकी करंट अफेयर की फैकल्टी एंड दिस इज आवर 10 मिनट करंट अफेयर प्रोग्राम, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB से जो भी दिन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो इस 10 मिनट करंट अफेयर प्रोग्राम में हम आपको कवर करा देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और आपके काम का भी आर्टिकल है, क्योंकि हम यहाँ पे पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि अगर एक बार गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट को स्टार्ट कर दिया गया है तो गवर्नमेंट जो रूल्स ऑफ गेम है उनको चेंज नहीं कर सकती ना। व्हाट इज रूल्स ऑफ गेम? देखिए, किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कुछ रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। तो एक बार जब आपका वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे पता चलेगा कि किसी गवर्नमेंट सर्विसेज के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है? तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जिस दिन से उस पोस्ट को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा उस दिन से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट माना जाएगा। देन इसके बाद आप रूल्स ऑफ गेम चेंज नहीं कर सकते। अब रूल्स ऑफ गेम में दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि नोटिफिकेशन के बाद आप इन रूल्स को जो है यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी वजह से चेंज करना ही पड़ जाए तो ये जो चेंज होगा ये आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 16 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है इनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 14 है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और जो आपका आर्टिकल नंबर 16 है वो किसी भी तरह की पब्लिक सर्विस में डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली क्या है, एक तरीके से खत्म कर देता है। तो अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं होना चाहिए। एक बार अगर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और अगर कर रहे हो, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर 14 एंड 16। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, दैट इज नो गारंटीड राइट टू अपॉइंटमेंट। दैट मीन्स अगर कोई एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन का प्रोसेस एक किया गया था और अगर आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नेम है, दिस इज नॉट अ गारंटी टू गेट दैट पर्टिकुलर जॉब। यानी कि भाई अगर यूपीएससी की लिस्ट में, द होली लिस्ट में आपका नेम आ भी गया, जॉब की गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हम जॉब नहीं देंगे तो ये गवर्नमेंट जो है आपकी अपॉइंटमेंट को आर्बिट्रेटली डिनाई नहीं कर सकती। यहाँ पे गवर्नमेंट को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा और बेसिकली जो प्रिंसिपल्स लेड आउट किए गए हैं इस पर्टिकुलर रूलिंग में उसके अकॉर्डिंगली ऐसा होगा। दैट मीन्स बहुत ही सीवियर केस में ऐसा हो सकता है, वहां पे भी गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस में आप सेलेक्ट हो जाते हो तो यू विल गेट द जॉब, डोंट वरी। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, क्योंकि ये हमारी कंट्री के अंदर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से सुनिश्चित कर देता है, राइट। सो अगर ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो मूव ऑन करते हैं अनदर आर्टिकल पे। Why Uttar Pradesh has introduced new rules for appointing its police chief? तो यहाँ पे यूपी की तरफ से न्यू DGP अपॉइंटमेंट के रूल्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगेन सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही सुपर एक्टिव मोड में है, तो लगातार काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आ रहे हैं एंड उसी में ही यूपी की तरफ से रूल्स चेंज किए गए। हाउ? ओके, समझते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लस और जो 7 स्टेट गवर्नमेंट्स थे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस जो है बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं रिलीज कर दिया था। अब कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट नोटिस अगर आया हो तो इट्स नॉट अ इजी थिंग, राइट। अब ये सिचुएशन क्यों हुई थी, क्यों मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है कि भाई आपने हमारी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो है कंटेम्प्ट किया है? एक्चुअली ये देखा गया कि जो यूपी गवर्नमेंट है प्लस जो अदर स्टेट्स थे जिनको भी ये कंटेम्प्ट नोटिस मिला है वो डीजीपी की जो है
टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर रहे थे, राइट। यानी कि यहाँ पे जो डीजीपी का पोस्ट है वो उसको टेम्पररी बेसिस पर बेसिकली जो है फिल कर रहे थे। और ये कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले से कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि किस तरीके से आपको जो है डीजीपी की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, ये इसके बेसिकली अगेंस्ट जाता था। तो थोड़े से बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। देखो 2006 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे आया था। और यहाँ पे दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे ताकि पुलिस के अंदर बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स लाए जा सके, और ताकि जो पुलिस के अंदर हाई लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं उनको किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से प्रिवेंट किया जा सके। और इन्हीं गाइडलाइंस में ये स्पेसिफाई किया गया था कि डीजीपी को परमानेंट बेसिस पे आप अपॉइंट करोगे, एंड दूसरा 3 जो आपके सीनियर ऑफिसर्स होंगे उन्हीं में से अपॉइंट करोगे। एंड नेक्स्ट बात थी कि एटलीस्ट 2 साल तक वो जो है अपनी सर्विस को सर्व करेंगे। करेक्ट है। तो अगर ऐसा कहा गया और स्टेट ये नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कंटेम्प्ट का नोटिस यहाँ पे मिलना ही था। बात करते हैं डीजीपी की, तो इट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर, राइट, माय आईपीएस ऑफिसर्स। एंड अगर देखोगे तो ये स्टेट में मतलब एक चीफ पुलिस ऑफिसर हैं, और स्टेट के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर या पब्लिक ऑर्डर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। ओवरऑल पुलिस फोर्स का मैनेजमेंट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे देखिए जो 2006 वाला जजमेंट जिसका मैंने जिक्र अभी अभी किया, इसको प्रकाश सिंह केस भी यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक प्रोसीजर लेआउट किया था कि कैसे आप डीजीपी को अपॉइंट करोगे। यहाँ पे बोला गया था भाई आप जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके नेम की जो एक लिस्ट है वो यूपीएससी को, दैट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को देंगे। यूपीएससी की तरफ से जो है उन सारे नेम्स को जो है एक तरीके से थॉरली देखा जाएगा, एंड देन कितना उनका सर्विस है, कितना उनका एक्सपीरियंस एंड ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द सर्विस, एंड देन यहाँ से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ओनली 3 कैंडिडेट, और वो वापस से 3 नाम स्टेट को दे दिए जाएंगे। देन स्टेट उन 3 में से कोई भी एक नेम को जो है डीजीपी के रूप में अपॉइंट कर सकता है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। इसके अलावा 2018 का भी एक जजमेंट हमारे पास है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था भाई आप टेम्पररी डीजीपी बार बार अपॉइंट नहीं कर सकते हो, यू शुड हैव अ परमानेंट पोस्ट, राइट, एंड परमानेंट पर्सन ऑन द पोस्ट, करेक्ट। और यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया था भाई कम से कम जिनको भी आप अपॉइंट कर रहे हो उनकी सर्विस के 2 ईयर रिमेन यहाँ पे हो। एंड यहाँ पे बेसिकली ये भी बताया गया था कि बेसिकली कोई भी अगर स्टेट लॉ या रूल आप ऐसा बनाते हो जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के कॉन्फ्लिक्ट में जाता है तो दैट विल बी नल एंड वॉइड। ठीक है जी, आपको वही करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है। 2019 का भी एक जजमेंट आया था जिसमें फिर से बोला गया था कि भाई देखो 2 ईयर का टेन्योर जो है यहाँ पे होना चाहिए और एटलीस्ट सर्विस के 6 मंथ्स रिमेन होने चाहिए। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया था कि भाई सीनियर मोस्ट पर्सन को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि उस पर्सन का रिटायरमेंट एज ही आ जाएगा 2 महीने बाद, तो कम से कम कुछ चीजें यहाँ पे बता दी गई थी। अब बात करते हैं कि अगर एक बार यूपी के पास ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट वाला नोटिस पहुंच गया तो उन्होंने क्या चेंजेस किए, वो कुछ न्यू रूल्स बेसिकली यहाँ पे ले आए और उन्होंने उन रूल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया। जैसे उन्होंने बेसिकली यहाँ पे वो वाली जो रिक्वायरमेंट थी कि वो अपनी लिस्ट जो है यूपीएससी को भेजेंगे डीजीपी के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, वो उन्होंने हटा दिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक से होता डीजीपी अपॉइंटमेंट में वो उन्होंने वहां से हटा दिया है। एंड जो रूल्स बनाए वो इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 के अंडर बनाए हैं, ना कि जो हमारा न्यू पुलिस एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, बाकी जो है चीजें उन्होंने ठीक ठाक यहाँ पे रखी है। तो मतलब आप देखोगे कुछ पार्शियल कंप्लायंस जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के साथ किया है। यू कैन हैव अ लुक ऑन इट एंड देन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये मतलब एक ओवरऑल इशू था, एक कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है बट मैंने आपको काफी इजी करके समझा दिया है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली डी ब्राउनिंग के बारे में है।
तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो आपके मिलेट्स होते हैं, मोटा अनाज, उनके ऊपर का जो एक ब्राउन कलर का ब्रांड होता है, द लेयर, अगर आप उसको रिमूव कर देते हो, राइट है, तो भाई उसकी वजह से काफी ज्यादा जो न्यूट्रिशनल लॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो, इस ग्रेन के ऊपर ये ब्राउन सा लेयर होता है, राइट है, हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसी को डीप ब्रांडिंग यहाँ पे बोलते हैं, राइट। और इस लेयर को हम रिमूव इसलिए करते हैं ताकि शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए और थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है, कुकिंग टाइम कम लेता है। बट यहाँ पे मिलेट्स जिनको जाना ही जाता है उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी की वजह से वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है अगर आप इस लेयर को हटा देते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यहाँ पे जो ब्रांड है इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोटीन और डाइटरी फाइबर होता है, इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। देन आपके कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बेसिकली बैक्टीरियल और एक तरीके से आपके एंटी एजिंग होते हैं, राइट। एंड इसके अलावा बेसिकली ये आपका जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है उसको भी लो करने में हेल्प करता है, दैट मीन्स टाइप 2 डायबिटीज के लिए काफी अच्छा है। बट अगर आप इस ब्रांड लेयर को हटा देते हो तो आप ये सारे बेनिफिट जो इनको स्ट्राइप ऑफ कर देते हो, राइट है। तो यहाँ पे नेगेटिव्स दिए हुए हैं कि भाई ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है नहीं रहेंगी, तो इसलिए सॉल्यूशन बताया हुआ है कि भाई कंज्यूमर अवेयरनेस थोड़ी करने की जरूरत है और मिलेट्स को जैसे वो नेचुरली है वैसे ही कंज्यूम यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट आर्टिकल इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA को लेकर। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इंडिया और फ्रांस ने इसको 2015 में लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हम बेसिकली वर्ल्ड में जो सोलर पावर है, राइट है, उसको एनकरेज करेंगे, राइट है। लेकिन यहाँ पे ये पता चला है कि मतलब नियरली डिकेड होने वाला है, 2015 यानी 2024, बट उतना काम नहीं हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर। तो जैसे इसको 2015 में जो COP21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी, तब इसको लॉन्च किया गया था। सोलर एनर्जी अडॉप्शन के लिए लॉन्च किया गया था। 100 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, ठीक है। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन का एक टारगेट बेसिकली रखा गया था। और अगर बात करेंगे तो क्यूबा में एक 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना है, नियरली बेसिकली कंप्लीशन पे पहुंच गया, वो कंप्लीट होने वाला है। पाइपलाइन की बात करें तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पाइपलाइन में हैं। ग्लोबल प्रोग्रेस की बात करें तो सोलर पावर रैपिडली मतलब बढ़ी तो है, बट बेसिकली कुछ सर्टेन कंट्रीज में ही हुई है। जैसे अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो अगर आप देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चीन है या फिर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया, यहाँ पे तो सोलर पावर को लेकर ठीक ठाक काम हुआ है, बट जो अदर कंट्रीज है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, वहां पे उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, राइट। तो बेसिकली यही सब चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। देन इन दिस पर्टिकुलर इन्फोग्राफ यू हैव अ डाटा, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट एंड देन यू हैव अ वे फॉरवर्ड कि किस तरीके से हमें ISA के अंदर सोलर पावर को बेसिकली एनकरेज करना चाहिए। फंडिंग एनहेंस करने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग, देन वी हैव सम सर्टेन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने की जरूरत है, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। इंडिया एंड चाइना एंड डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा अदर कंट्रीज में भी हम इस तरह के प्रोजेक्ट जो है बेसिकली लेकर रखने होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज ड्रॉप योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर अभी तक ये PDFs आपको आपके ईमेल और व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। Then you will get your daily dose of current affair. See you soon. Thank you so much everyone. And आप comment जरूर कीजिएगा. I'll reply you. If you have any doubt regarding your current affair, then प्राची मैम टेक्स्ट बुक इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन करके पूछ सकते हो. एंड गर्व से कहिए जय हिंद. थैंक यू सो मच.